हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की क्लास। इसके अंदर मैं आपको इसको शुरुआत से पढ़ाऊँगी संक्षिप्त में, जिससे कि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो 17 अध्याय, 344 धाराएँ और 6 अनुसूचियाँ दे रखी हैं। इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। 17, 6, 344, इसको 3 से 4 बार आप रिपीट करोगे। 17, 6, 344, 17, 6, 344। तो ये इसको आप बेसिकली याद रख सकते हैं कि इसमें 17 अध्याय, 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएँ हैं। तो ये तो इसकी शुरुआत की बात हो गई जो आपको आनी चाहिए। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने सिलेबस में कुछ एक ही धाराएँ और कुछ ही अध्याय अपने को एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। तो इसमें जो है आपको कौन कौन से अध्याय नहीं पढ़ने हैं। एक तो अध्याय फर्स्ट, 6, 8, 9th, फिर 10th, फिर 12th के, फिर आ जाएगा 15, 16 और 17। ये जो है अध्याय, ये अपने को एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो अपने को कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, बस आप इन क्लासों को कंटिन्यू लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। तो अभी देखा हमने कि इसके अंदर जो है 17 अध्याय, 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएँ हैं। तो आपको अगर मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अध्याय फर्स्ट है अपना। इसमें अध्याय फर्स्ट में जो है इसमें 2 ही धाराएँ आती है अपनी, धारा फर्स्ट और सेकंड। वैसे जो ये अध्याय फर्स्ट है ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो है इस अध्याय का संक्षिप्त नाम, प्रसार और लागू होने की तिथि वगैरह सब इसके अंदर दे रखी है। तो ये बेसिकली अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आनी ज़रूरी है। इसकी परिभाषा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो क्या दे रखा है अध्याय फर्स्ट में, धारा फर्स्ट और सेकंड, जिसमें धारा फर्स्ट में आता है संक्षिप्त नाम, प्रसार और लागू होने की तिथि, और धारा सेकंड में आती है परिभाषाएं। और इसके बाद इसके अंदर दे रखा है कि इसकी सूचना राजपत्र में कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 11 सितंबर 2009 को। कब दी गई थी? 11 सितंबर 2009 को। और इसके बाद ही 4 दिन बाद ये लागू हो गया था। ये अधिनियम लागू होकर प्रस्तावित या जो है प्रभावी हो गया था। कब हो गया था? 15 सितंबर 2009 को। तो दोनों डेट इम्पोर्टेंट है। अगर इस अध्याय से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो पूछेगा कि ये राजपत्र में इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। कब की गई थी? 11 सितंबर 2009 को। कब की गई थी? 11 सितंबर 2009 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। और इसके बाद जो है ये लागू कब हुआ था? तो इसके 4 दिन बाद, जो है ये अधिनियम लागू हो गया था 15 सितंबर 2009 को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2-3 चीज़ें इससे याद हो गई होंगी। इसके बाद आता है अपना अध्याय सेकंड। अध्याय सेकंड ये अपने सिलेबस में है, तो इसको अच्छे से देखना। जो है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। क्या है अध्याय सेकंड में? क्या है इसका पूरा नाम? नगर पालिकाओं का गठन और स्थापना या शासन से संबंधित अधिनियम अध्याय है अपना अध्याय सेकंड। तो इसमें धाराएँ आ जाती हैं 3 से 50। टोटल 48 धाराएँ इसमें आती हैं। कितनी आती हैं? 48 धाराएँ इसके अंदर आती हैं। तो इसका नाम याद रखना है सबसे पहले तो आपको। अध्याय 2 का नगर पालिकाओं का गठन और शासन। और धारा कौन सी आती है इसमें? धारा 3 से 50 तक धाराएँ अध्याय सेकंड में आती हैं। और इसके बाद जो है देखिए इसमें धारा 3, इसमें क्या दे रखा है? तो धारा 3 इसमें है नगर पालिकाओं का परिसीमन। क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन धारा 3 में दे रखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि नगर पालिकाओं का परिसीमन किस धारा के तहत किया जाता है? तो परिसीमन धारा 3 से। फिर है आगे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, जो है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जो है नई नगर पालिका का गठन भी किया जा सकता है सरकार द्वारा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये तीनों, ये राज्य सरकार द्वारा ही की जा सकती है। सबसे पहले तो अगर नई नगर पालिका का गठन करना होगा तो ये राज्य सरकार करेगी। नगर पालिका को समाप्त या अपवर्जित किया जाना होगा तो ये भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और अगर किसी एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में विलय करना होगा तो ये कार्य भी जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्या है? राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है अधिसूचना जारी करके? तो इसके अंदर जो है नई नगर पालिका का गठन कर सकती है, नगर पालिका को अपवर्जित कर सकती है, और किसी एक नगर पालिका का दूसरी नगर पालिका में विलय कर सकती है। तो ये तीनों बातों आपको याद रखनी है कि ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा। एक तो आता है नई नगर पालिका,
नगरपालिका का समाप्त करना और किसी एक नगरपालिका का दूसरी नगरपालिका में विलय करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें याद हो गई होंगी। और इसके अलावा जो नगरपालिका की सीमा निर्धारित की जाती है, तो ये आप नोट करके लिखना कि जो नगरपालिका है इसकी सीमा में अगर इसको इसमें विलय करना है, समाप्त करना है या कुछ भी करना है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, इसका सीमा में परिवर्तन। तो इसका जो अधिकार है राज्य सरकार ने कलेक्टर को दिया है। किसको दिया है? कलेक्टर को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर नगर पालिका में कोई परिवर्तन करना होगा तो इसका अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर को दिया गया है। तो यहाँ तक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा 4। तो धारा 4 में क्या दे रखा है? तो धारा 4 में जो है नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों या नियमों से छूट जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब अनुपयुक्त होते हैं, ऐसे जो नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों या नियमों से छूट जो उसके लिए अनुपयुक्त रहेगी, अनुपयुक्त है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर छूट देंगी। तब तक क्या है? अनुपयुक्त है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर छूट देंगी तथा यह छूट तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार पुनः अधिसूचना जारी करके इसके अंदर समाप्त नहीं की जा सके। तो इसके अंदर क्या है कि सिंपली आपको याद रखना है कि नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों या नियमों से छूट जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, तब तक जो है, तो एक बार वापस देखिए, नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों या नियमों से छूट जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें दो उपधाराएं आती हैं। एक तो उपधारा है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर छूट देगी तथा यह छूट तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार इसे पुनः अधिसूचना जारी कर समाप्त नहीं कर देती। क्या है? ये छूट देगी, तब तक देगी ये छूट, और कब तक ये लागू रहेगी? जब तक राज्य सरकार इसे पुनः अधिसूचना जारी कर समाप्त नहीं कर देती, ये जो छूट है तब तक लागू रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर है, जिन उपबंधों से नगरपालिका को छूट दी गई उनके बारे में नियम राज्य सरकार बनाएगी। तो टोटली इसमें जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है ये धारा कि जिन उपबंधों से नगरपालिका को छूट दी जाती है उनके बारे में जो भी नियम बनाया जाएगा वो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। तो ये आ जाती है धारा 4 की उपधारा 2 में। दोनों ही धारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद हो गई होगी। फिर है नेक्स्ट धारा 5। तो धारा 5 में दे रखा है नगरपालिका की स्थापना और निगमन। क्या दे रखा है? नगरपालिका की स्थापना और निगमन, मतलब इसमें दर्जा दिया जाता है इसका। तो इसमें जो है यह तीनों निगमित निकाय होते हैं, ये इसके अंदर दे रखा है। उत्तराधिकार, मुहर और स्वयं के नाम में जो है वाद करना, ये इसके अंदर आ जाता है। तो इसके 3 भाग है इसमें, नगरपालिका का स्थापना और निगमन, इसमें 3 भाग दिए गए हैं। एक तो आ जाता है नगरपालिका बोर्ड, जिसमें संक्रमणकालीन क्षेत्र आता है, ग्राम या फिर कस्बे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आता है नगर परिषद, जिसमें लघुतर नगरीय क्षेत्र आते हैं, जैसे कि छोटे शहर होते हैं। और फिर आता है इसमें नगर निगम, जो कि वृहत्तर नगरीय क्षेत्र होता है, और इसके अंदर जो है बड़े शहर और साथ ही में संभाग स्तर को इसमें शामिल किया जाता है। तो एक बार वापस देखिएगा कि नगरपालिका की स्थापना और निगमन कौन सी धारा से है? तो धारा 5 से। किसमें है? स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 5 के द्वारा, और निगमन भी 5 के द्वारा, दोनों आपको याद रखना है। इसके अंदर जो है नगरपालिका बोर्ड, क्या है? नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों इसके अंतर्गत स्थापित किए गए थे। तो नगरपालिका बोर्ड में तो आ जाता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, जैसे कि छोटे गांव हुए, कस्बे हुए, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नगर परिषद में आता है लघुतर नगरीय क्षेत्र और छोटे शहर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है नगर निगम, जो कि वृहत्तर क्षेत्र, बड़े क्षेत्र के अंदर आता है। इसमें बड़े शहर और संभाग स्तर को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो यह आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए आगे, और ये जो दर्जा है निम्न आधार पर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये दर्जा जो है किस आधार पर दिया जाता है कि नगर पालिका में संक्रमणकालीन क्षेत्र जैसे कि छोटे गांव और कस्बे आते हैं, नगर परिषद में छोटे शहर आते हैं जैसे कि लघुतर क्षेत्र आते हैं, और
जो अपनी नगर निगम आती है इसके अंदर बड़े शहर और संभाग स्तर को शामिल किया जाता है। इसके कुछ आंकड़े होते हैं जिस आधार पर ये संख्या निर्धारित की जाती है या इनका ये एरिया निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और इसमें सबसे पहले तो आती है जनसंख्या। जनसंख्या में जो है नगर पालिका में अगर 10,000 से 1 लाख जनसंख्या रहती है तो उसे नगर पालिका घोषित किया जाएगा उस क्षेत्र को। और उसके बाद है कि नगर परिषद, इसमें 1 से 5 लाख की जनसंख्या होती है। नगर निगम में 5 लाख से ज़्यादा, जो 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या आती है वो नगर निगम के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। क्या आता है? जनसंख्या घनत्व। अगर किसी क्षेत्र में 200 व्यक्ति पर किलोमीटर रह रहे हैं तो वहाँ उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाएगा। और अगर किसी क्षेत्र में 500 व्यक्ति पर किलोमीटर रह रहे हैं तो उस क्षेत्र को नगर परिषद घोषित किया जाएगा। और किसी क्षेत्र में अगर 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर रह रहे हैं तो उसको नगर निगम घोषित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भीड़ रहने वाली है वो नगर निगम में रहती है। जैसे कि बड़े शहर होते हैं संभाग स्तर के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, उसे नगर निगम घोषित किया जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे कम आती है किसमें? नगर पालिका में। जैसे कि छोटे गांव हुए या फिर कस्बे हुए तो यहाँ पे जो घर मकान होते हैं ये दूर दूर होते हैं, इसी कारण यहाँ पे 200 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ की जो है जनसंख्या घनत्व होती है। इसके बाद आता है नगर परिषद, जहाँ पे छोटे शहर बसते हैं दूर दूर, वहाँ पे जो है 500 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। और नगर निगम, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया आ जाता है, वहाँ पे 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। तो यहाँ का आपको जनसंख्या घनत्व भी याद रखना है। इन चीज़ों को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। और आपको उम्मीद है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसके बाद आता है PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें ये भी मायने रखती है, इसके द्वारा भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति यह आ जाता है नगर पालिका में। तो पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय, तो ये नगर पालिका क्षेत्र में प्रति व्यक्ति रहती है 10 रुपये। फिर आता है नगर परिषद, इसमें 200 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। और इसके बाद आती है नगर निगम, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति 500 रुपये पर कैपिटा इनकम यहाँ पे रहती है। तो ये आपको 1-2 बार देख लेना है, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद आता है 4th पॉइंट इसका, जिसके आधार पर इनको नगर पालिका और नगर परिषद, नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो इसमें अंदर आता है सबसे पहले नगर पालिका में गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या रहती है 10 से 20%। इसके बाद आती है नगर परिषद में 20 से 50%। इसके बाद आती है इसके अंदर नगर निगम में 50% से ऊपर की जो होती है इसमें गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या, ये नगर निगम के अंदर आती है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो है नोट रखना है, आपको नोट करना है कि यदि राज्यपाल अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी का दर्जा देता है तो वहाँ नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती है। क्या है? यदि राज्यपाल अधिसूचना जारी करके, कौन अधिसूचना जारी करेगा? राज्यपाल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी, क्या है? औद्योगिक नगरी का दर्जा देता है तो वहाँ पर नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती है। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। और इसके बाद ये है कि अगर सरकार अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण, क्या है? अगर सरकार अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल का महत्व हो, ऐसा जो है स्थल वहाँ पे होगा कि सरकार अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है जिसका कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व हो। तो ये सारी बातें आपको इसे याद रखनी है जो अपनी इसमें दे रखा है अध्याय 2 का धारा 5। तो इससे आगे की जो धाराएं हैं हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये इसको अच्छे से पढ़ाने में टाइम लगता है, इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो इसमें आपको याद भी रह जाएगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो वापस देख लीजिएगा कि सबसे पहले आता है इसमें नगर पालिका एक्ट 2009, इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? तो धारा है 344, अध्याय है इसके अंदर 17 और
6 इसके अंदर अनुसूचियाँ हैं। इसके अंदर आता है अध्याय फर्स्ट, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये है कि इसका आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि सिंपल है कि कोई भी चीज़ है तो उसका जो भी प्रचार प्रसार है वो फर्स्ट में ही दिया होगा। तो इसके अंदर अध्याय जो फर्स्ट है इसमें धारा 1 और 2 दे रखी है। धारा फर्स्ट में है इसका संक्षिप्त नाम, प्रसार और लागू होने की तिथि और परिभाषा इसके अंदर दे रखी है। राजपत्र में इसकी अधिसूचना 11 सितंबर 2009 को, अधिनियम लागू कब हुआ 4 दिन बाद 15 सितंबर 2009 को। और इसके बाद जो है अध्याय सेकंड, इसके अंदर नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ये धारा 3 से 50, इसके अंदर टोटल 48 धाराएँ आती हैं जो कि हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर धारा 3 इसमें दे रखा है नगर पालिकाओं का परिसीमन, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाती है। तो इसमें आता है कि एक तो इसमें राज्य सरकार द्वारा जो है नगर पालिका का गठन किया जा सकता है, नगर पालिका को समाप्त भी किया जा सकता है और किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाकर भी नई नगर पालिका बनाई जा सकती है। इसके अंदर आपको एक नोट करना है कि इसके अंदर जो नगर पालिका का सीमा में अगर परिवर्तन करना होगा तो इसका अधिकार सरकार द्वारा कलेक्टर को दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर है धारा 4। तो धारा 4 में नगर पालिका बोर्ड को के अधिनियम में के ऐसे उपबंधों या नियमों से छूट जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो इसके अंदर 2 उपधाराएं आती हैं। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर छूट क्या है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर छूट देगी और यह छूट कब तक लागू रहेगी, जब तक जो ये सरकार है पुनः अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त नहीं कर देती, तब तक जो है ये राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी करके जो छूट दी गई है वो तब तक लागू रहेगी जब तक ये अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा वापस जारी करके इसके समाप्त नहीं करती। और इसकी उपधारा जो सेकंड है इसमें दिया गया है कि जिन उपबंधों में से नगर पालिका को छूट दी गई है, क्या है, जिन उपबंधों या नियमों से नगर पालिका को छूट दी गई है उनके बारे में जो नियम है ये राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। फिर धारा 5 में अभी हमने देखा था कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन, तो इसके अंदर यह तीनों निकाय निगमित होंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। और साथ ही में कौन कौन से निकाय होंगे, इसमें एक तो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। तो नगर पालिका में आ जाता है संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें कस्बे और ग्राम आ जाते हैं। नगर परिषद में आ जाता है लघुतर नगरीय क्षेत्र, जैसे छोटे शहर बसे होते हैं वो नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है नगर परिषद, इसमें बड़े शहर आ जाते हैं और जो संभाग स्तर होते हैं ये इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इनको दर्जा किस आधार पर दिया गया है, तो एक तो आ जाती है जनसंख्या, फिर आ जाता है जनसंख्या घनत्व, पर कैपिटा इनकम और गैर कार्य कार्यों में जनसंख्या। तो सबसे पहले तो नगर पालिका में अगर 10,000 से 1 लाख की जनसंख्या होगी तो वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। 1 से 5 लाख की जनसंख्या ये नगर परिषद में आती है। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या ये नगर निगम के अंतर्गत आती है। जनसंख्या घनत्व, अगर 200 व्यक्ति पर किलोमीटर रह रहे हैं तो ये नगर पालिका के अंतर्गत आएंगे, और 500 व्यक्ति पर किलोमीटर रह रहे हैं तो ये नगर परिषद के अंतर्गत आएंगे, और 1000 व्यक्ति अगर पर किलोमीटर रह रहे हैं तो ये नगर निगम के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम, तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति ये नगर पालिका में होती है, 200 रुपये प्रति व्यक्ति ये नगर परिषद में होती है, और 500 रुपये प्रति व्यक्ति ये नगर निगम में होती है। और इसके बाद आता है गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या, तो 10 से 25% ये आती है नगर पालिका में। इसके बाद आती है इससे ऊपर की 25 से 50 ये नगर परिषद में, और इससे ऊपर की 50 से अधिक जो होती है ये आती है नगर निगम में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और साथ में ये जो है नोट आपको मैंने पढ़ाया था अभी, यदि राज्यपाल अधिसूचना जारी करती है, ये याद रखना है कि राज्यपाल अगर अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी का दर्जा दे सकती है तो वहाँ पे कोई नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती। और यदि सरकार अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है, उसी को दे सकती है जिसका कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन का महत्व हो। तो यह आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।